बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कराटे प्लेयर अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, जो आज इस बातचीत के माध्यम से हम जानेंगे। अर्चना जी का हम स्वागत करेंगे आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा। अर्चना जी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और हम बहुत सारे सपने देखते हैं कि हम बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे। अगर हम बचपन से शुरुआत करें तो हम आपके जन्म के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ आपका जन्म स्थान है, कहाँ आपकी प्रारंभिक स्कूली एजुकेशन हुई? मेरा जन्म स्थान मुरादाबाद शहर है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन मेरी स्कूलिंग बाद में अलीगढ़ में हुई, जो उत्तर प्रदेश में ही है। वहीं से सारी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी मैंने की, और आगरा विश्वविद्यालय की मैं छात्रा रही हूँ जी, जो आजकल दूसरे नाम से जाना जाता है। और उसके बाद विवाह हुआ। विवाह होके मैं राजस्थान जयपुर आ गई जी। तब से आज तक यहीं हूँ। अब कर्मभूमि मेरी जयपुर राजस्थान बन चुका है जी। हाँ, फिर ये कराटे प्लेयर की तरफ किस तरह से झुकाव हुआ आपका? अमूमन ऐसा होता है कि आपके कुछ सपने होते हैं। बचपन से मेरा सपना था बहुत अच्छा प्लेयर बनूं। बहुत सारे गेम खेलती थी, रनिंग करती थी, जिसमें मन करता था वो करती थी। उस समय हमारे ज़माने में कुछ ज़्यादा रोक टोक नहीं होती थी, मगर लड़कियों के होने से रोक टोक होती थी कि लड़कियों को ये नहीं करना है। बट मेरे घर में ऐसा नहीं था, मैं जो चाहती थी वो कर लेती थी। साथ साथ स्कूलिंग में मैंने स्कूल प्रतियोगिता में भाग लेती रही। मैंने टेबल टेनिस खेला, डिस्कस थ्रो की। ऐसे छोटे छोटे गेम करते करते मैं आगे बढ़ रही थी। ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते, आप उतराव चढ़ाव की बात कर रहे हैं इसलिए बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा एक छोटा सा सपना था, सच कहूँ तो बहुत बड़ा सपना था, IPS बनने का। अच्छा। जिसे मैं पूरा करने के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्योंकि शारीरिक उसमें हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है हमारे, तो वहाँ से तैयारी कर रही थी। परंतु एक वक्त पे ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल तैयार थी, मगर मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया और सब चीज़ें बदल गईं। सपने पोटली में बंद करके रख दिए गए संभाल के, और मेरा विवाह हो गया। विवाह होके मैं यहाँ आ गई। मेरे पति जयपुर में थे जी। और बस उसके बाद एक गृहिणी, एक बहू, बेटी की भूमिकाएं निभाती रही। मेरे बच्चे हो गए। जब मेरा बेटा हुआ तो सोचा था उसको क्रिकेटर बनाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। बचपन में क्रिकेटर बहुत अच्छा लगता था जी। फिर बच्चे बड़े हो गए, मेरी एक बेटी हुई। मैं जॉब कर रही थी साथ साथ। मैं यहाँ का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, उसमें जॉब करती हूँ। जब बेटी हुई तो फिर सपने वापस आ गए, करवटें बदल के आंखों में जगने लगे। सोचा अब इसको कुछ बनाऊंगी। बट मेरा अपना मानना है कि अपने सपनों को अपने बच्चों पे मत थोपो, उन्हें उनकी तरह जीने दो जी। फिर लगा कि चलो, मैंने बच्ची को अपने घर के पास कराटे की एक क्लास में भेजा। वहीं पे मेरा भी रुझान था, क्योंकि एक्टिव में रहती थी। बेटी के साथ ऐसे ही शौक में ट्रेनिंग करने लगी। ट्रेनिंग करते करते बेटी ने पहला मेडल जीता। बहुत खुश थी मैं। चूँकि पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिलता था। मैं उन लोगों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें उन लोगों के साथ उनकी हेल्प कर लेती थी एकेडमिक तौर पे। उनको कुछ चीज़ें ज़रूरत होती थी, मैम ये बता दीजिए। तो मैंने ऐसा करते करते वहाँ से शुरुआत हुई, मैं अगर कराटे की शुरुआत बोलूँ तो। फिर बेटी ने मेडल जीते। उसके बाद एक और उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में बहुत दुखद था। बट ईश्वर जो करता है वो शायद हमेशा अच्छे के लिए करता है। मैं इसमें बहुत विश्वास रखती हूँ। सपने टूटना और सपने बिखरना, साथ में फिर नए सपने देखना, ये ज़िंदगी का शायद मकसद होना चाहिए। हर इंसान को उस पर करना चाहिए, काम भी करना चाहिए उस पर। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, हमेशा आशावादी। बहुत सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी की कहानी काफ़ी तेज़ स्पीड से चल रही है।
कराटे प्लेयर बनने का सपना आपका था, लेकिन आप टेबल टेनिस भी खेलती थी, डिस्कस थ्रो में भी आपने बचपन में हाथ आजमाए, और जिस दौर की आप बात कर रही हैं लड़कियों पर थोड़ी बंदिश थी, ये कौन से सन की बात होगी जब आपको थोड़ा सा रोक टोक का सामना करना पड़ रहा था? मैं 88-89 की बात कर रही हूँ इस समय। ये मुरादाबाद में? मुरादाबाद नहीं, अलीगढ़ में, अलीगढ़। क्योंकि स्कूलिंग मेरी अलीगढ़ में हुई है जी। मगर मेरे घर में ऐसा नहीं था। लोग कहते थे अरे आपने इसको वहां भेज दिया। मेरे पिता पे बहुत प्रेशर रहता था मेरे सपने पूरे करने का, मगर उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड थी मैं उनकी। मुझे ऐसी रुकाव का सामना नहीं करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली जब उनकी मृत्यु हो गई जी, उसके बाद फिर सारी चीजें बदल गई। तब आपके लगा कि अब ये सपने जो आपने पोटली में रख के साइड में रख दिए, संभाल के फिर रख आप गृहस्थी में आ गए, गृहस्थी में आ गई और अपना घर छोड़कर जयपुर जयपुर। राजस्थान में अपने कामकाज शुरू किया, नए सिरे से बिल्कुल। जिंदगी को जमाना शुरू किया। जैसा आप बता रही हैं कि जब आपकी बेटी हुई उस समय आपने बड़ी खुशी महसूस की और उसको कराटे चैंपियन बनाने का ही सपना आपने देखा। बिल्कुल। इसके पीछे कोई विशेष कारण था कि आप कराटे की तरफ बहुत आकर्षित थी? एक्चुअली आपको शायद याद हो, दूरदर्शन पे एक उड़ान सीरियल आया करता था जी। जो किरण बेदी जी पर था। मैं बचपन से उसको देख के बड़ी हुई। तो सपना तो पुलिस वाली बनने का था, बन नहीं पाई। तो किस तरीके से लड़कियों को समाज में मैं सुरक्षा दे पाऊं, वहां कहीं से मुझे कराटे की तरफ रुझान मिला कि मैं पुलिस वाली तो बन नहीं सकती, तो क्यों नहीं मैं इस तरफ जाऊं। तो मैंने अपनी बेटी को सिखाना शुरू किया। बेटी सीखना शुरू की तो वापस अपने दिल में कुलबुलाहटें उठने लगी सपनों की। तो वहां से मेरा उनके कोच के साथ मैंने शुरुआत की और सीखना शुरू किया था मैं अपनी बेटी का, क्योंकि मेरी बेटी सीनियर थी। और हमारे यहाँ कराटे में जो एक गेम की तारीफ करूं मैं, रिस्पेक्ट बहुत होता है। अगर आपसे एक दिन पहले वाला आया हुआ स्टूडेंट तो आप उसको बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे, यानी वो भी आपका सीनियर है? हाँ, वो सीनियर है आपका। तो मैं अपनी बेटी से धीरे धीरे सीखना शुरू की और वहीं से सच कहूं तो मेरे अंदर ये हो गया, नहीं अब तो इसमें कुछ करना है। करना ऐसे भी नहीं था, मगर हाँ, मैंने कभी कुछ भी पैसे के लिए नहीं किया। लोग कहते हैं हम पैसे के लिए ये करते हैं, हम नहीं। मैंने अपनी दिल की सुनी और पैसे के लिए ना करके दिल के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। कराटे की बात करें तो कराटे किस तरह का गेम है? कराटे देखिए 2 तरीके से खेला जाता है। एक फुल कांटेक्ट गेम होता है, या यूं कह दूं कि मार्शल आर्ट एक किताब है, उसके अलग अलग पार्ट हैं जिसमें कराटे आता है, जूडो आता है, ताइक्वांडो आता है, जो आपने सभी सुने होंगे। जी जी। कराटे के बारे में बड़ा सिंपल सा है। कराटे खाली हाथों से की गई टेक्निक्स है जो हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। सिंपल सेंटेंस में, यानी अपना बचाव करना, बचाव करना, और दूसरे को नुकसान, अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है तो हम उसे नुकसान पहुंचाए बिना भी रोक सकते हैं जी। और अपना नुकसान ना होने देना। इसी टेक्निक को हम कराटे कहते हैं। आप अपनी बेटी की जूनियर हैं जी, जैसा आप बिल्कुल। बता रही हैं, लेकिन आपने काफ़ी सारे गेम्स खेले हैं, टूर्नामेंट में गई हैं। कहाँ कहाँ पर आपने अपने खेल का प्रदर्शन किया? मैं कलकत्ता गई थी। एक्चुअली आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं प्लेयर बनने से पहले कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो हमारी एक संस्था है, मेन एसोसिएशन है पूरी, और उसमें हमारे एग्जाम्स होते हैं, आपको बताएं। जी। तो उन एग्जाम्स के जरिए मैंने वहां से आगे बढ़ना शुरू किया कराटे में। मगर उससे पहले मैं अब एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी जी। वो ये है कि मैंने कराटे फाइनली क्यों करना शुरू किया। 2014 की बात है। 2014 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए अचानक। उससे पहले मैं बेटी के साथ सिर्फ ट्रेनिंग करती थी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में उतर जाऊंगी। सिंपल टीचर थी, आराम से घर संभालती थी, खुश थी अपने बच्चे और पति के साथ। बाद में जब हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, बच्चों को संभालना था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो सिर्फ यही लगा कि एक कोई खेल ही ऐसा है जिसके सहारे मैं थोड़ा सा खुद को उभार सकती हूँ। तो बेटी के साथ वापस वहाँ शुरू किया और शुरू करते करते कुछ लोगों को लगा कि मुझ में शायद पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करना शुरू किया, अरे मैम आप कुछ करते क्यों नहीं है। तब वहाँ बेटी के साथ मैंने सिंसियरली ट्रेनिंग शुरू की और साथ ही साथ फिर
चलना शुरू हुआ, कारवां शुरू हुआ। वो कारवां मैंने गेम की तरफ प्लेयर की तौर पे ना करके, क्योंकि एक उम्र भी थी, तो ऑफिशिएट करना शुरू किया। और वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्स दिए, मैं वहाँ पे एक रेफरी जज बनी और साथ साथ फिर बेटी खेल ही रही थी, तो बेटी के साथ साथ आपने भी खेलना शुरू मैंने भी खेलना शुरू कर दिया। खेलने के पीछे भी बहुत बहुत अच्छी है। कहते हैं, लोग कहते हैं तारीफें होनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ आलोचना से शायद इंसान ज़्यादा ऊपर उठता है अगर उस आलोचना को पॉजिटिवली ले। जी। मैं एसोसिएशन में आ चुकी थी, मैंने अपनी कोचिंग की इंस्टीट्यूट खोल ली थी, एक छोटी सी, बच्चे आने लगे थे, मैं बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देती थी। पर जैसा होता है, एक सफलता के पीछे बहुत सारे लोग चलने लगते हैं, अरे आपने ये कर दिया, आलोचनाएं, या यूं कहिए, इसको मैं शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है, आप सजेशन अच्छा दे सकते हैं, कि पीछे बैक बाइटिंग जिसे बोलते हैं हम, नुक्ताची करना। जैसे जैसे हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं तो लोग हमारे पीछे तारीफ करने के बजाय बातें बनाने लगते हैं कि न जाने ऐसा क्या कर रहे हैं। हाँ। और अगर स्त्री हो और वो सफलता के रास्ते पर चल रही हो तो ये बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, बहुत ज़्यादा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये निंदा लोग करने लगते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं, उस सफलता को पॉजिटिव रूप में नहीं ले पाते। जबकि होना ये चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में जहाँ कहीं भी, ख़ासतौर से स्त्री या लड़की आगे बढ़ती है तो उसकी हमें खुले हृदय से तारीफ़ करनी चाहिए। अर्चना जी, जब खेलने की बात करते हैं तो आप जैसा बता रही थी कि कोलकाता में आप गई खेलने, देश के दूसरे शहरों में भी आपने गेम्स खेले हैं, कहाँ खेलकर आपको अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे खुद जयपुर में SMS स्टेडियम में मैंने पहला स्टेट मेडल लिया था। वो खेल के शायद मैंने ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पाली। अच्छा, पहला मेडल जीतते ही आपको पता चल गया कि हाँ, आप में कुछ दम है? दम तो मुझ में है, ये मुझे बहुत पहले से पता था। बस उसको कहते हैं ना, हनुमान तब तक काम नहीं करता जब तक जामवंत साथ ना हो, तो मेरे साथ ऐसे ही रहा कुछ। एक मंच नहीं मिल रहा था, और जैसे ही सफलता की कहानियां आपने लिखनी शुरू की, मेडल जीतना शुरू किया, तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा? नहीं, पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं था। और मेरा मानना है, पीछे मुड़ के वो देखते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता। अब कराटे का गेम आज के दौर में काफ़ी लोकप्रिय है, और ऐसा माना जाता है कि कराटे एक भारतीय खेल था जो धीरे धीरे लुप्तप्राय होकर बाहर चला गया और बाहर से वापस लोकप्रिय होकर भारत में आया। बिल्कुल। तो ये बात कितनी सच है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे हमेशा जंगलों में रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों ने चीज़ें की हैं, खुद के बचाव किए हैं। तो ये मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ने की सोची नहीं, मैं सिर्फ प्रेजेंट में रही हूँ। मगर हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हमारी ही कला अब हमें वापस बेची जा रही है। तो अब आपके कई सारे रूप इस कहानी में सामने आए हैं। आप एक टीचर हैं, आप एक प्लेयर हैं, कराटे की ज्ञाता हैं, कराटे की कोचिंग करती हैं, और कभी कभी कविताएं भी लिखती हैं। हालांकि ये बात अभी आपने बताई नहीं है। तो आप अपने आप को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ मानती हैं? हर रूप में। स्त्री हर रूप में सर्वश्रेष्ठ है, यदि वो सजग है समाज के प्रति सिखाने के लिए कि वो समाज को क्या दे रही है। क्योंकि एक स्त्री ही ऐसी है जो सिर्फ देने में विश्वास रखती है, लेने में नहीं। आज के दौर में कराटे की ज़रूरत सेल्फ डिफेंस की दृष्टि से देखें, बिल्कुल, जो माहौल है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, और ख़ासतौर से सिंगल वुमेन जो है, चाहे वर्किंग हो चाहे वो घर में हो, उनके लिए कितनी ज़रूरी है किसी ऐसी आत्मरक्षार्थ प्रणाली को सीखना जो हम कराटे सहज रूप से पहचानते हैं? क्या कहेंगी? यहाँ पे मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताऊं, कराटे जब हम सीखते हैं तो हम कराटे नहीं सीखते, हम सीखते हैं अपने अंदर छुपी हुई डर की भावना को कंट्रोल करना और आत्मविश्वास को सामने लाना कि यदि कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उस डर को काबू में कैसे करके उस पे आक्रमण करके खुद का बचाव करें। क्योंकि हम महिलाएं को शुरू से ये सिखाए जाते हैं, अरे चुप रहो, बोलो मत, हंसो मत। ये सारी चीजें आज भी हैं, थोड़ा कम हो गई हैं, अलग रूप में है, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो शायद कुरीतियां बन के भी शायद ये सामने आ रही हैं।
गर्ल्स रात को नाइट आउट पे रहती हैं, बाहर जाती हैं, जॉब कर रही हैं, रातों के सारे कर रही हैं, हम हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा किसी भी फील्ड में, मगर फिर भी लोग हमें कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ सच में है, जो हमारी कमज़ोरी है वही हमारी ताकत भी है। तो यहाँ इसलिए किसी भी टेक्निक को सीखना और सीख के अप्लाई करना, मैं जो अपने बच्चों को मैंने अब तक सिखाया वो ये सिखाया, बेटा सीख तो आप लोगे मगर उसको अप्लाई करने की हिम्मत मैं आपको दे रही हूँ। यानी डर से मुक्ति पाने डर से मुक्ति पाने का रास्ता है, वो एक हमारा टैग है ना, डर के आगे जीत है। तो कराटे शायद उस डर के आगे जीत का नाम है। आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अभी भी अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर पाते और पूरी तरह से थोड़े डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं बच्चे काम पर जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, शाम को घर आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे माँ बाप के लिए एक मैसेज बहुत ज़रूरी है कराटे प्लेयर अर्चना सिंह जी की तरफ से। मैं उन सभी माता पिताओं को ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों पे बिल्कुल भरोसा करें, ये मान के करें कि वो आपके सपने नहीं तोड़ेंगे, ना आपकी इज्जत खराब करेंगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस ये है कि यदि आपको खुद पे भरोसा है, आपकी परवरिश पे भरोसा है, तो आपके बच्चे उस परवरिश को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कभी आपके सर को झुकने नहीं देंगे। दूसरी एक और मुख्य बात है कि दूसरों के कहने में आके अपने बच्चों पे शक ना करें। दुनिया आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, अड़ोसी और पड़ोसी नहीं है, क्योंकि आपका घर, आपकी मेहनत आपके बच्चों के प्यार से चलता है, दूसरे लोगों की मेहनत और दूसरे लोगों के प्यार से नहीं चलता। इसलिए ज़रूरी है कि हर दौर में, हर वक्त अपने बच्चों पर आप 100% भरोसा करें। बिल्कुल भरोसा करना और ये मानकर चलें कि अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश सही की है, अच्छे संस्कृति और अच्छे संस्कार सिखाए हैं, तो बच्चे आपको उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही देंगे। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेशनल कराटे प्लेयर अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी के बहुत सारे रूप अभी तक हमारे सामने आए हैं इस संक्षिप्त सी बातचीत में। एक टीचर के रूप में, एक प्लेयर और कोच के रूप में, और एक कवित्री का रूप अभी हमें देखना बाकी है। बहुत सारी बातें अभी और भी हैं। अर्चना जी, जब आप विवाह होकर राजस्थान आई जयपुर में, तब भी आपने नहीं सोचा होगा कि मुरादाबाद या अलीगढ़ में रहते हुए मुझे कहीं अचानक से शादी होकर दूर जाना पड़ेगा, या आपके पिता चाहते होंगे कि भाई मेरी बेटी की जो शादी हो वो अपने आसपास ही हो। विवाह आपके जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट रहा? टर्निंग पॉइंट तो मेरे लाइफ में मेरे पिता का जाना रहा। सपने टूटना, फिर नए सपने बुनना, सब कुछ ऐसे ही होता है अचानक। क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है जी। फिर जब सपने बुनने का टाइम आता है, उस डर के साथ हम बुनते हैं उन सपनों को कि कहीं फिर कोई सपना ना टूट जाए। और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, फिर बना लेंगे, फिर बुन लेंगे, शायद कुछ ऐसा एक वक्त लम्हा आएगा जो तेरे साथ चल लेंगे। हौसला नहीं खोया आपने? हौसले की बात तो खोने की थी ही नहीं, क्योंकि पाने के लिए सारा जहान था और खोने के लिए कुछ भी नहीं। आपने बताया था कि आप IPS बनने का सपना देख रही थी और वो किसी कारण से पीछे छूट गया। क्या पढ़ाई नहीं हो पाई पूरी, या विवाह पहले हो गया? नहीं, या पिता की तरफ से कुछ? नहीं, पिता की तरफ से कुछ नहीं। आज वो बहुत परम धाम में हैं। मेरे पिता की मृत्यु जब हुई तो मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी, अलीगढ़ में। और जैसा कि आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन 21 साल की उम्र के बाद वहाँ पे अपनी फॉर्म भर सकते हैं UPSC में। और मेरी उम्र में 19 साल में ग्रेजुएट हो गई थी। बहुत तेजी से समय से आगे चल रही थी। तो समय ने सोचा थोड़ा लगाम कसी जाए जी। मेरे पिता की मृत्यु हुई उस समय। मैंने बहुत सिंपल सा, आप कहेंगे आप ऐसा कैसे कह पा रही हैं, मैंने अपने पिता के साथ प्लान किया था कि अपने उन्हीं शब्दों को मैं यूज़ करूँगी। पापा, अभी तो ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर वो 1 साल कैसे करूँगी मैं? और ठीक है, एक काम करते हैं, मैं MA कर लेती हूँ, MA करके 1 साल बचेगा, उसमें अपनी मेरी तैयारी चल रही है, तो ग्रेजुएशन तो चाहिए उसमें, ऐसा कर लेंगे।
और ये सब चल रहा था सिलसिलेवार। पिता की मृत्यु हुई, भाई पे माँ पे प्रेशर आ गया, सब ऐसा हुआ कुछ कि बिखरता चला गया। मैं अपने शब्दों में बोलूँ, उन लोगों के लिए सब, उनके लिए मैं जिम्मेदारी थी। आज भी बेटी एक जिम्मेदारी ही होती है, चाहे कितना भी आप। तो वही मेरे साथ हुआ। मेरी क्वालिफिकेशन आप जान के अचरज करेंगे, डबल MA M.Ed हूँ मैं जी। और शादी के बाद मैंने MA फाइनल किया। मेरा B.Ed चल रहा था शादी जब मेरी हुई, और MA फाइनल किया मैंने। उसके बाद मैं डबल MA हूँ, तो साइकोलॉजी से मैंने, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, उससे मैंने पहला अपना फाइनल किया था। उसके बाद मैंने हिंदी से MA किया, MA B.Ed थी। यहाँ आके मुझे लगा कि मेरे पति एक स्कूल में फिजिकल टीचर थे और वो अच्छे प्लेयर थे हैंडबॉल और बास्केटबॉल के जी। वहाँ से ऐसा कोई प्रोत्साहन मुझे लगा नहीं कि मैं गेम की तरफ जाऊं, क्योंकि एक सिंपल तरीके से बड़ी थी, सपने बहुत थे। मैंने मान लिया कि मुझे टीचिंग करनी है, बीइंग अ टीचर मैं करना शुरू की थी जॉब। फिर मेरा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, और बेटी के 3 साल बाद होते होते मैंने अपनी जॉब वापस शुरू कर दी। छोटे छोटे स्कूलों में की थी, फिर यहाँ का जो प्रतिष्ठित स्कूल, वहाँ मेरे को जॉब मिली। वहाँ मुझसे पूछा गया, मैं एक्चुअली आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैं NCC कैडेट भी हूँ जी। B सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। वहाँ पे मैंने शूटिंग में बहुत अच्छा करती थी। मेरे प्रिंसिपल ने, जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, उन्होंने पूछा तुम NCC कैडेट हो? कुछ स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट पड़े थे जो मैंने आपको भी पहले बताए, जी। तो प्लेयर भी हो, तो यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा किस्मत ले आई। बोले ठीक है चलो। हिंदी टीचर हो गई, क्योंकि हिंदी की वैकेंसी निकली थी। अच्छा। और तब से हिंदी पढ़ा रही हूँ। बहुत लंबा पीरियड हो गया उस जगह पे मुझे। 2004-2005 से मैंने शुरू किया, जो मेरी शैक्षिक योग्यता के आधार पे मैं आज भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मेरा जो अंदर छुपा हुआ था डिसिप्लिन का कीड़ा, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। आज भी लोग मुझे उसी रूप में पहचानते हैं। जी। कराटे आपको मैंने जैसा मेरी जर्नी से बता ही दिया है, वो चला। मैं गोवा खेलने गई थी। मैं जोनल होते थे, हमारे जोन के होते हैं, वहाँ खेलने गई, वहाँ सिल्वर मेडलिस्ट रही मैं। तो एक अच्छा सफ़र था। चूँकि मैंने सिर्फ ये कुछ जो मेरी आलोचनाएं थी ये कहने वाले कि आप क्या कर रहे हैं, अरे आपको क्या है, आपको तो ऐसे ही मिल जाती हैं चीज़ें। मैंने कहा ऐसे नहीं मिलती हैं, जब तक पसीना नहीं बहाओ तब तक कुछ हासिल नहीं होता है। जी। आपको एक चीज़ और बता दूं, टेक्निक बताती हूँ यहाँ कराटे की। मैं कराटे की टेक्निक का ये है सिंपल, कि हमारा जो एक गेम होता है, किसी में उम्र होती है, यहाँ पे उम्र नहीं होती। हमारे एक सीनियर लेवल होते हैं, 21 साल के बाद कोई भी वहाँ पे खेल सकता है। वेटरन कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। और बड़े इत्मीनान से आप खेल सकते हैं। अगर आप खेल रहे हैं, आप 40 साल के व्यक्ति हैं, 30 साल के व्यक्ति हैं, तो आप सामने यदि खेल रहे हैं तो आपके वेट के हिसाब से होगा। 21 साल से बड़ा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है। जी। तो चूंकि मेरी उम्र थी, वहाँ पे बस यही हुआ, जिन भी बच्चों के साथ खेलती थी उन्हीं को ट्रेनिंग दे रही होती थी, पता लगता था। मैंने वहाँ पे खुद को प्रूव करने के लिए खेला, ये कि मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी शक्ल और अपनी स्त्री होने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ एक पावरफुल व्यक्ति हूँ, इसलिए हूँ। आपने दमखम से हूँ। हाँ। और मैंने वो सब दिखाया। जी। अर्चना जी, कराटे प्लेयर के तौर पर जब भी आपको यात्राएं करनी पड़ी या सोसाइटी में, कभी ऐसा वाकया हुआ जब आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी रक्षा करनी पड़ी, या किसी ग्रुप को आपने बचाया, किसी लड़की को, या कुछ इमोशनल सी बातें, जब इस गेम के सहारे आप अपने आप को प्रूव कर पाई वास्तव में कि आज ये गेम मेरे बहुत काम आया? यूपी का वाकया है, अभी पिछले 3-4 साल पहले की बात है। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था, मैं बस से सफ़र कर रही थी, तो वहाँ पे वो रोड पे ही उलझ गया था। उसी बस में चढ़ा वो, और उसके बाद वो बोलना शुरू कर दिया। एक आदत होती है लोगों की कि ये जैसे ही उसने मुझे देखा, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने उसको देखी, अपना बैग सेट कर रही थी, बस चल रही थी, भाई मुझे छोड़ के जा चुके थे। मेरे भतीजा, उसने बोला था, बुआ ये शायद आपको परेशान ना करे। मैंने, बेटा कोई बात नहीं, देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। वहाँ हुआ, उसने वहाँ बोलना शुरू करा, 2 मिनट में रुकी। मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, क्यों किसी के मुंह लगना है, कीचड़ में हाथ नहीं डाला जाता। जी। छोड़ दिया। फिर वो लगातार बोल रहा था। तो वाकया ये था कि वो शराब पिए हुए था।
और वो जिन बच्चियों के पास बैठा था वो लड़कियां थी। तो मैंने बर्दाश्त तो किया बहुत देर तक, फिर मैंने उसको कॉलर पकड़ के खड़ा किया। मैंने कहा सुन, यहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, निकलो। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बोला, मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, आपको हंसी आएगी। जी जी। मैंने उसको बोला, कंडक्टर को बोला गाड़ी रोको। अरे बोले मैम छोड़ो छोड़ो, उसको पीछे भेज दिया। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है आप क्या कर रहे हो? और मैंने कहा जितना तुम बोल रहे हो ना, अगर मैंने एक लाफा रसीद किया तो तुम्हारे 32 के 32 बाहर निकल आएंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। वो तो लोगों ने बीच बचाव कर दिया, वो पीछे जाके बैठ गया। वो जिस जगह उतरा, हम महिलाओं में एक सिक्स सेंस होती है जी। जब मेरे भतीजे ने कहा था तब भी मैंने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लगा इंट्यूशन होनी शुरू हुई आधे 15-20 मिनट। मैंने कहा नहीं कुछ हो सकता है। मैंने थोड़ा सा खुद को सेट किया। यात्रा के दौरान मैं मोस्ट ऑफ ऑल जीन्स और टी शर्ट पहन के चलती हूँ, कंफर्टेबल रहता है मेरे लिए, और साड़ी पहन के भी ऐसा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, वो आके बैठा कंडक्टर के साथ वाली सीट पे, बैठा रहा। उसका स्टॉपेज जैसे ही निकला मैं अलर्ट हो गई। मैंने कहा अब ये कुछ करेगा। सिक्स सेंस मेरी काम कर गई थी। वो जैसे ही खड़ा हुआ वो मेरी तरफ झपटा, मैंने उसे साइड दी, और उसके बाद जो उसकी मैंने पिटाई करी, बस में लोग ये देख रहे थे कि हम इसको मारें या इनको रोकें। और आगे रुकवा के मैंने उसे पुलिस के हवाले किया। ये कहूँ कि उस समय बस में सिर्फ लोग मुझे देख रहे थे। मैंने उसे 1 मिनट का बचने का मौका नहीं दिया, क्योंकि मुझे गुस्सा तो उस समय से थी जब वो लड़कियों के पास बैठा था शराब पी के। उसको बहुत मारा, और उसके बाद जैसे ही उसको मैंने पुलिस के हवाले, वहीं पे चौकी थी सड़क पे, ड्राइवर ने रोका, बोले साहब ये परेशान कर रहा था मैम को। मैंने कहा ये बचना नहीं चाहिए, वरना मैं आती हूँ आपको पास कल फिर वापस। तो जो बस में जो मेरे लिए तालियां बजी, और उसके बाद वो जो बच्चियां मेरे से बात करने, उन्होंने मुझसे बहुत देर तक बात की। बोले आंटी हम बिल्कुल आपके जैसा बनेंगे। मैंने कहा आप बने, क्योंकि आप में हिम्मत होनी चाहिए बेटा। मैं कहूँ कमज़ोर मैं भी हूँ, महिला हूँ, लोग समझते हैं, मगर आप कमज़ोर नहीं हो, ये मत सोचो। आपके पास हर चीज़ें होती हैं। आप सेल्फ डिफेंस की बात पे आती हूँ मैं इसी तरीके से कि लोग क्या करते हैं, मोबाइल होता है हमारे अमूमन सबके पास होता है। क्या आपको लगता है मोबाइल से आप सुरक्षा कर पाएंगे? तो जब आपके पास मोबाइल है या कोई कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं उसकी कनपटी पे आप खींच के मारते मोबाइल। यानी आप उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। हमारी आजकल की बच्चियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती हैं, दुपट्टा सबसे बेस्ट हथियार है। पत्थर मारो, घुमाना शुरू करो, सुदर्शन चक्र बन जाता है साहब। जी जी। तो इस घटना ने ये साबित कर दिया कि अर्चना सिंह कोई साधारण महिला नहीं है, और उस दिन आपको वास्तव में बहुत गर्व हुआ होगा। मेरे घर वालों को जब ये इंसिडेंस का पता लगा, अरे तुझे कुछ होता, मेरी मम्मी तो बहुत चिंता। अरे मैंने मम्मी क्या होना था, जो होता वो होता ही, या तो वो करता या मैं करती, तो मैंने ही कर दिया। मेरे भाई बहुत खुश हुए। मेरे बड़े भाई, तीनों ही मेरे भाई मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी ताकत है। मेरी पूरी फैमिली अब मेरा साथ देती है। यानी अब नजरिया बदल गया। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेशनल कराटे प्लेयर अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी से बातचीत करते हुए हमने बहुत सारी बातें जानी, और ये जान पाए हैं कि अभी तक अर्चना जी एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, जो कभी भी समझौता नहीं करती और हमेशा सच का साथ देती हैं। अर्चना जी, बातें करते करते हमने बीच में ये जिक्र आया था कि आप पढ़ा तो हिंदी रही हैं, लेकिन आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं जी। और मैं समझता हूँ कि सामने वाले के मन मस्तिष्क को पढ़ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप बेहतर तरीके से करती हैं। हाँ, बहुत बार। हाँ, तो ऐसा कितनी बार हुआ, और जब सर्वश्रेष्ठ हुआ, जैसा आपने बस का वाकया बताया था, तब आपने पढ़ लिया था क्या उसके मन में क्या चल रहा है, आप तैयार हो गए। अपने बच्चों से भी आप इसी तरह से उनके मन को पढ़ पाती हैं, उनको समझ पाती हैं कि बच्चों से आपकी बॉन्डिंग ज़बरदस्त है, चूँकि अब आपके हस्बैंड नहीं हैं, तो आप ही उनके पिता के रोल में भी हैं और आप ही उनकी माँ के रोल में भी। बिल्कुल। कैसा है आपका और बच्चों का रिलेशन? मेरा और बच्चों का रिलेशन ऐसा है कि जो लोग आजकल कहते हैं मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं, हाँ मेरे दोस्त हैं, मगर ना मैंने माँ बनना छोड़ा, ना उनको बेटा या बेटी होना छोड़ने दिया। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ दोस्त बनो, नहीं, बच्चों की आंखों में आपका डर होना चाहिए, मगर वो मोहब्बत के साथ। हमारी रामायण में कहा गया ना, भय बिन प्रीत ना होई गुसाई। मैं इसमें बिलीव करती हूँ जी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जब भी उन्होंने कुछ किया है वो मुझे हमेशा बताते हैं। मैंने उनको एक चीज़ सिखाई है, आप गलत करो सीखने के लिए,
लेकिन छुपाने के लिए नहीं। जब आप मुझे बताओगे आपसे गलती हुई तो मैं वहां खड़ी होंगी आपको सही करने के लिए। जी। लेकिन अगर आप छुपाओगे तो सबसे पहली चांटा या जो भी करी सबसे सजा पहला- मेरा ही तरफ से ही मिलेगी आप। जी हाँ। ईश्वर का, कान्हा जी का मेरे सौभाग्य, मेरे बच्चों ने कभी आज तक कोई गलती नहीं करी और आने वाले सालों साल वो कभी कोई गलती ना करेंगे, इसका मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा है। मेरा बच्चा अभी इंजीनियर हो चुका है, मेरी बेटी को मैंने उसके सपने पूरे करने दिए हैं और वो इस समय स्पोर्ट्स से ही ग्रेजुएशन कर रही है। वो 2 साल से लगातार हिमाचल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ताइक्वांडो गेम में। जी। बास्केटबॉल खेलती है और साथ ही साथ मेरे को कंपनी देने के लिए आजकल मैं बैडमिंटन प्लेयर हो चुकी हूँ। ये नई चीज आप जी, श्रोतागणों को मैंने अपनी बताई है। जी जी। तो मैं उसमें भी अपने हाथ आजमा रही हूँ। बार बार ये जिक्र आया है कि कभी कभी आप लिखती हैं, किस तरह की कविताएं, अपने इमोशन को आप कागज़ों पर उतारती हैं शब्दों के माध्यम से, क्या लिखना पसंद करती हैं और क्या लिखा है? मैं वो लिखती हूँ जो मैं दुनिया को नहीं बताती। मेरा अपना एक पहलू है, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। चूंकि पति नहीं है, उनके बिना बहुत दर्द भी होता है, तो कभी कभी लिख लेती हूँ। तो सुनाती हूँ एक छोटी सी इसी पे। जी। मैं लिखती हूँ तुम्हें अपने गीतों में, मैं लिखती हूँ तुम्हें अपने गीतों में, मेरी जिंदगी की सुर ताल लय और सरगम तुम हो। मैं महसूस करती हूँ तुम्हें अपने मन में, मेरे रूह के प्यारे जज्बात तुम हो। तुम्हें सजाया है मैंने अपने माथे पर, हथेलियों से आती है तुम्हारी खुशबू, मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे एहसास तुम हो। बहुत खूब, बहुत ही मैं कहता हूँ कि इतनी ज़्यादा रोमांटिक इसमें इमोशन है, इतने भाव हैं कि इसको सुनकर हम बहुत अच्छा फील करते हैं। बहुत बार अर्चना जी हम वो नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था कि आईपीएस बनने का सपना था, लेकिन ज़िंदगी करवट लेती रही और अलग अलग आकार में, अलग अलग रूप में हमें परेशान करती रही या हमारी परीक्षा लेती रही। जब भी ज़िंदगी हमारी परीक्षा लेती है और अगर हम स्ट्रांग है, जीवन के प्रति नज़रिया बहुत अच्छा है, तो हम निश्चित तौर पर उन परीक्षाओं में खरे उतरते हैं और पास होते हैं। बिल्कुल सही आप। एक रोल मॉडल होता है हमारे जहन में, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में। आपने बार बार पिताजी का जिक्र किया था, उड़ान सीरियल का जिक्र किया, किरण बेदी का भी, और शायद आपके हस्बैंड भी आपके लाइफ में एक अहम रोल है उनका। आपके जो रोल मॉडल हैं जी, अब मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किन से प्रेरित हैं? आप हंसेंगे, मेरे रोल मॉडल मेरे सबसे बड़े भाई हैं और उनको देख के मैंने सीखा था सपने पूरे करना। जब भी मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकती, ये बचपन से सौभाग्य है मेरा कि उनका हाथ मेरे सर पे अभी भी है। मेरे बाकी दोनों भाई सुन रहे हैं तो ऐसा ना लगे उन्हें कि वो नहीं है मेरे रोल मॉडल, वो भी है जी। बट होता है किसी ना किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है आपका। वो सीआईएसएफ में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग से शुरू किया था उन्होंने अपना सफ़र। बस उन्हीं के को देखते देखते मुझे वर्दी पहननी है, मुझे ये करना है, तो वहाँ से शुरू हुआ था। और जब गिरी, मेरे भाइयों ने, तीनों ने ही मुझे संभाला। उसके बाद जब मेरे पति एक्सपायर हो गए तब वहाँ ज़रूरत आई, वो भी मेरे भाई थे, मेरे पति के बड़े भाई, उन्होंने भी मेरा हर कदम पे साथ दिया। आपको पता है घर हमेशा हर व्यक्ति आपका सपोर्टिव नहीं होता, मगर मेरे जेठ, मैं उन्हें सिर्फ भैया ही बोली, कभी जेठ शब्द ही मैंने यूज़ नहीं किया जी। उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया, नहीं इसको करने दो जो ये कर रही है। और जो मेरे अपने भाई हैं वो हमेशा तुम्हें जो करना है हिम्मत से करो, मेहनत से करो, सफलता 100% तुम्हें मिलेगी। तो मेरे ये रोल मॉडल्स तो मैंने कभी नहीं बदले, क्योंकि मैं हर बार उनसे इंस्पिरेशन लेती रही और आजकल वो लोग कहते हैं तू हमारी इंस्पिरेशन है। तो मैं खुश होती हूँ। मेरे बच्चे भी मेरी प्रेरणा है, एक्चुअली लाइफ लाइन है, वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैंने जिम जाना शुरू किया था। मुझे मशीनों से प्यार नहीं है बिल्कुल, आपको बताऊं, बट मैंने शुरू किया तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा आप जिम ट्रेनर क्यों नहीं बन जाते हो? मैंने, बेटा मैं प्लेयर बन रही हूँ, जिम ट्रेनर कैसे बनूंगी? फिर मैंने 1 साल का पूरा भारतीय संस्थान है उससे हमने जिम ट्रेनिंग का कोर्स किया है और आज मैं सर्टिफाइड जिम ट्रेनर भी हूँ। अच्छा। और मैंने कुछ जगह जॉब भी किया है।
यानी आप लगातार अपने लिए नए नए रोल चूज़ करती रही हैं। अब उन रोल में आप कितना फिट बैठी, ये भी आप हमें बताएंगी कि जब आप टीचर हैं तो अभी भी टीचर का काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, आप प्लेयर हैं और बहुत बाद में जाके आप प्लेयर बनी बेटी को देखकर, तो आप खेल भी रही हैं, आप कोचिंग भी कर रही हैं, आप कविताएं भी लिख रही हैं और अभी आपने बताया कि आप जिम ट्रेनर भी हैं। इतने सारे काम करते करते फिर कोई नया काम सीखने का मन में अभी सपना बाकी है? नहीं, मैं वो चल रहा है सर, प्रोसेस में है। अच्छा। और बैडमिंटन के साथ साथ मेरा एक्चुअली बचपन में मैं बैडमिंटन खेला करती थी। कराटे सेल्फ डिफेंस की वजह से कि पुलिस वालों को कराटे आना चाहिए, तो वो मेरा अंदर जेब में था सपना, वो मैंने पूरा किया। अब एक बचा था बैडमिंटन वाला, तो बैडमिंटन ऐसी शौकिया खेलना शुरू किया था, क्लब्स जाती थी और अचानक से एक दो इवेंट में जब मैं वहां पहुंची तो मेरे कराटे प्लेयर जज और रेफरी होने का वहां मुझे बहुत फायदा मिला। अरे मैम, आप तो मैम आपसे 100 मीटर दूर रहेंगे हम ये सबसे पहला मैं सुनती थी जुमला। जैसे मतलब मैं आई एम अ कराटे रेफरी एंड जज, हाथ मिलाते यही बोल, मैम आप, मैंने कहा कराटे रेफरी, कराटे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हूँ। तो वो सबसे पहले ही मैम सॉरी, तो ये हमेशा मुझे एक मजाक में एक अच्छा भी लगता था, रिस्पेक्टफुल रहा मेरे लिए ये। और शायद कराटे ने मेरी जर्नी आसान करी बैडमिंटन की तरफ। और वो जर्नी मेरी शुरू हुई छोटे छोटे लोकल टूर्नामेंट्स खेल के। मैं कोटा गई थी बैडमिंटन खेलने, तो और उसके अलावा एक चैंपियनशिप थी, चंडीगढ़ भी गई खेलने, बैडमिंटन की बात कर रही हूँ अच्छा। अभी मैं आपने बोला कि दूसरा क्या बचा है, रोल बदल रहे हैं। लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया, काफी लोगों ने मुझे मदद की। और हाल ही फिलहाल में राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन का एक अंपायरिंग का एग्जाम होता है, वो क्लियर किया है, बहुत खूब। जिसका एग्जाम मैं उदयपुर देने गई थी और वो सफलतापूर्वक मैंने पूरा करके राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन में जयपुर को प्रतिनिधित्व करती हूँ इस समय एक एम्पायर पर्सन के तौर पे। और अभी फिलहाल में 5 से 12 में SMS स्टेडियम मेरी जिंदगी का बड़ा बहुत अहम रोल में रहा है। उसमें अंडर 17 और अंडर 15 बैडमिंटन की प्रतियोगिता हुई, उसमें मैंने पहली बार टेक्निकल ऑफिशियल करते हुए उसका हिस्सा बनी हूँ मैं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा इस समय का अचीवमेंट है। तो आपके सभी अचीवमेंट आपके लिए प्रेरणादायक हैं, पूरी दुनिया के लिए भी प्रेरणादायक हैं, और ख़ास तौर से उन स्त्रियों के लिए जो अपने आप को अभी भी अबला या बेचारगी में समझती हैं, या यूँ कह लीजिए जो कहती है हमारे पास वक्त ही नहीं है। हाँ। वक्त तो मेरे पास भी 24 घंटे है। जी जी। तो उन सब के लिए प्रेरणादायक आपका जीवन है, और आपको देखकर समाज की सब लड़कियां, सब औरतें सीख सकती हैं कि अर्चना सिंह कैसे बनती है। एक साधारण स्त्री से अर्चना सिंह बनने तक का सफ़र आसान नहीं है, नहीं। और बहुत कठिनाइयाँ और बहुत संघर्ष आपने देखे हैं। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नेशनल कराटे प्लेयर और अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव समेटे हुए अर्चना सिंह। अर्चना जी, बहुत सारी बातें हमने की हैं, वापस खेल की दुनिया में आते हैं। और आज का जो खेल सीनेरियो है काफ़ी चमकदार है उन तमाम खिलाड़ियों के लिए जो खेलों की दुनिया में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक शायद स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन आज हम लगातार मेडल जीत रहे हैं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे और प्रतियोगिताएं। हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बदलाव के बारे में? जहाँ तक मेरा अनुमान है, बहुत पहले हम लोग ये मान के चलते थे डॉक्टर इंजीनियर बनना ही है, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब वाली स्थिति पहले हुआ करती थी। लेकिन अब जो मेरा अपना अनुभव कहता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे साहब, तो ये सही है। और आज के वक्त में जितना हम टेक्नोलॉजी में अंदर जाते जा रहे हैं, हमारे बच्चों के गेम के मैदान जो है सिकुड़ते जा रहे हैं, वो मोबाइलों में शामिल हो गए हैं। एक बहुत छोटा सा वाकया इससे मैं बताऊंगी आपको। मैं किसी से मिलने जा रही थी, बच्चा एक मोबाइल में था, गोलू मोलू सा बच्चा, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर की तरह काम करती हूँ, बच्चों को इंस्पायर करती हूँ। मैंने, बेटा क्या खेलते हो आप? खेलते हो? हाँ आंटी मैं खेलता हूँ। क्या खेलते हो? फुटबॉल। मैंने कहा अच्छा, कहाँ है ग्राउंड? नहीं, मैं मोबाइल में खेलता हूँ। तो ऐसे वाकये आपने भी बहुत सारे सुने होंगे सर, कि लोग कहते हैं हम ये खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं, मगर वो मोबाइल से बाहर नहीं होते हैं। तो मेरा अपना मानना है, हर माँ बाप के लिए, हाँ मैं कहूँगी एक बार, जो मेरे श्रोतागण हैं, कि अपने बच्चों को किताबों की दुनिया से बाहर लाइए, क्योंकि
आसमान में बहुत सारे सितारे हैं जो आपके बच्चे आपके लिए ला के दे सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना या किताबें करना, हर पेशा बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, आदरजनक है, मगर खेलना अपने आप में बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। जो हमारे पहले कहा जाता था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये आज भी उतनी ही सच है। और कोरोना के टाइम ने ये हमें बता दिया कि फिटनेस क्यों होनी चाहिए। जीवन में जितनी भी हमारी समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी महामारी के रूप में आए, पूरे समाज और राष्ट्र पूरी दुनिया पर संकट के रूप में आए, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हमारे निजी जीवन में आए, जी। अगर हम उसका सामना मजबूती से कर पाते हैं और अपने आप को डाइवर्ट करते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, तो शायद हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हर तरफ फैली हुई है। हर चीज में नेगेटिविटी। अगर एक व्यक्ति ये बोलना शुरू कर दे यहाँ अंधेरा है, तो वो अंधेरा ही, मगर वो एक दिया, वो आपको बनना पड़ेगा। जब आप दिया बनेंगे तभी रोशनी फैलेगी। जी हाँ। अर्चना जी, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो अक्सर हम सपने देखते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते। आपने शुरू में ही कहा था कि आपने अपने सपनों की पोटली उठाकर साइड में रख दी और फिर बाद में धीरे धीरे वो पोटली खुलती रही और उसमें से सपने निकलते रहे, और जैसे जैसे सपने पूरे होते रहे तो चेहरे पे फूल मुस्कुराते रहे। इतना सारा काम कर लिया आपने, अभी भी कुछ आपका एक ड्रीम बाकी है कि अभी ये करना बाकी है? जैसे आप खेलों में लगातार नए सर्टिफिकेट ला रही हैं और कुछ नया कर रही हैं, तो अभी कुछ बड़ा करना बाकी है या संतुष्ट है अपने जीवन से? जिस दिन संतुष्ट हो जाऊंगी उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि ईश्वर ये जरूर कहता है महत्वाकांक्षी बनो। मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ। अपने सपनों को पूरे करना और उससे कुछ दुनिया का भला करना, क्योंकि जो मैंने लिया है, जो अच्छे लोग मेरी जिंदगी में आए थे, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, उन सभी को मैं आज यहाँ इस मंच से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाई। वो मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी जो भी हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। साथ ही अब मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मेरे लिए किया गया, मैं आने वाले बच्चों के लिए कर पाऊँ। जी। कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कोरोना ने बहुत कुछ मैस किया है हम सभी की लाइफ में, तो वो मेरी में भी हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे है। तो मैंने अभी एक सेटअप डालने की शुरुआत की है, वो जल्द ही आपके सामने आएगी, तो हो सकता है रूबरू दोबारा हो जाऊँ आप लोगों के से। साथ ही साथ बैडमिंटन में भी मैं अपने कुछ और, चूंकि हमारे यहाँ वेटरन कैटेगरीज होती हैं, तो वहाँ कुछ पाने की महत्वाकांक्षा लेके घुस रही हूँ अंदर। अच्छा। कुछ मेडल, कुछ सर्टिफिकेट, कुछ हो जाए अच्छा। जी हाँ। और तीसरी बात, बेटियों को एक सपना है मेरा कि मैं एक हद तक उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती रहूं। बीच बीच में 1-2 जगह मैंने कैंप्स लगाए थे, अब वो वापस से आगे उसको करना चाह रही हूं। साथ ही साथ एक सपना है, आने वाले 4-5 साल बाद एक बहुत अच्छा सा फिटनेस हब खोलूं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हो। उसमें महिलाएं आएँ, ट्रेनिंग करें, बॉडी बिल्डिंग में जाएं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग आज की तारीख में बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है, मगर हाँ आज की तारीख में सब कर रहे हैं। अवसर बहुत हैं इसमें। अवसर बहुत हैं, चूंकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी देखी। अभी एक हमारी इंटरनेशनल खेल जीत के भी आई हैं, प्रिया सिंह जी, तो उनको भी मैंने देखा और मैं चाहती हूँ 1-2 साल में खुद को ट्रांसफॉर्म करके उस लेवल तक भी ले जाऊँ। जी जी। तो सपने तो बहुत सारे हैं, सब आंखें दो ही हैं। आपके जितने सपने हैं और जो आपने फेहरिस्त बताई है, उसको देखकर मुझे लगता है कि आप शायद कभी रिटायर नहीं होंगी। रिटायर तो सर वो होते हैं जो काम नहीं करते, हम तो काम ही नहीं करते, रिटायर कैसे होंगे? हम तो सपने जीते हैं। जी हाँ। यूँ बोले कि जिंदगी जीते हैं। तो जो अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद लगातार कर रहा है, जो नए नए एक्सपेरिमेंट अपने जीवन के साथ कर रहा है, अपने जीवन को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता हुआ देख रहा है, उसका नाम है अर्चना सिंह। और अर्चना सिंह जी के सफल जीवन से हम सब प्रेरित हों, और जिन कठिनाइयों को आपने झेला है, उन दुश्वारियों को भी आपने पार किया है, और अपने सपनों को पूरा करने का जो जज्बा आपने दिखाया है, वो सब हम सब के लिए प्रेरणादायक है। अर्चना जी,
नेशनल कराटे प्लेयर एक छोटी पहचान होगी आपकी। आप बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आई और हमें अपने जीवन के बारे में खुलकर बताया, हंसे खिलखिलाए मुस्कुराए। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सभी श्रोतागणों धन्यवाद। बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में।